हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो न्यूरल कंट्रोल चैप्टर में हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में स्टार्ट किया था। एंड वी नो कि अगर हम हमारे नर्वस सिस्टम की बात करें तो वी हैव इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस में आता है हमारा ब्रेन, यानी कि हमारे बॉडी का सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी बॉडी में जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं, किस ऑर्गन को किस तरह कोऑर्डिनेट करना है, क्या सिग्नल्स देने हैं, ये हर चीज कौन डिसाइड करता है? हमारा ब्रेन। सो इट एक्ट एज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ओके, प्लस ब्रेन की ही जो टेल है, ब्रेन से ही कंटिन्यूएशन में जो पीछे की तरफ एक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत ही ब्रीफली बताया था कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारे बैकबोन के अंदर प्रोटेक्टेड है। स्पाइनल कॉर्ड क्योंकि नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, तो जैसे ब्रेन में वेंट्रिकल्स होती हैं, कुछ कैविटीज होती हैं, वैसे ही हमारे स्पाइनल कॉर्ड का जो सेंट्रल पार्ट है वो भी हॉलो होता है, जस्ट लाइक अ रिफिल। जैसे रिफिल में इंक भरी रहती है, वैसे स्पाइनल कॉर्ड में भरा रहता है CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा कि हमारा जो ब्रेन है वो वैसे तो एक सॉलिड ऑर्गन की तरह ही है, बट हमारे ब्रेन में कुछ कैविटीज भी प्रेजेंट होती हैं जिनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है। वी हैव 4 वेंट्रिकल्स इन द ब्रेन, 2 लैटरल वेंट्रिकल्स, 3rd वेंट्रिकल एंड 4th वेंट्रिकल। ठीक है, एंड ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली जो मेनिंजेस हैं, जो कवरिंग्स हैं, जिनको कि मेनिंजेस कहा जाता है, उसको आपको सीक्वेंस में याद रखना है, दैट इज डप। सबसे बाहर ड्यूरा मैटर, देन एरेक्नॉइड एंड सबसे अंदर पाया मैटर। पाया मैटर बिल्कुल ब्रेन से चिपकी हुई लेयर है, इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन टिश्यू। एंड पाया मैटर के जस्ट बाहर एक स्पेस है, यानी एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में, दैट इज कॉल्ड सब एरेक्नॉइड स्पेस। वहां भी भरा हुआ है CSF, जो हमारे ब्रेन के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने ब्रेन के बारे में पढ़ ली थी। अब हमें ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनको समझना है थोड़ा सा डिटेल में। तो आपके एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया है, ये हमने देखा था। तो इसके अकॉर्डिंग ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ये इनके कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं। फोर ब्रेन को प्रोजेंसेफेलॉन कहते हैं। देखो एनसेफेलॉन वर्ड होता है ना बच्चों, एनसेफेलॉन, ये वर्ड ब्रेन के लिए ही यूज होता है। जैसे एक आप जैसे ईसीजी बोलते हैं ना, हार्ट का जो ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है, वैसे ही ब्रेन का भी एक रिकॉर्ड होता है, उसको बोलते हैं एनसेफेलोग्राम। तो सेफेलो वर्ड तो आपको पता ही है, शुरू से हेड के रेफरेंस में आता है। तो एनसेफेलो वर्ड कहीं भी आ जाए आप समझ जाना ब्रेन की बात हो रही है। ठीक है, तो प्रोजेंसेफेलॉन, देन मीजेंसेफेलॉन, और सबसे जो हाइंड ब्रेन है हमारा उसको कहते हैं मेटेंसेफेलॉन। यू नो, फोर ब्रेन हमारे ब्रेन का मैक्सिमम पार्ट बनाता है। ये जो आपको पूरा मेन पार्ट दिख रहा है, ये फोर ब्रेन का सेरिब्रम पार्ट है, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इसी फोर ब्रेन में सेरिब्रम के अलावा ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर से, दिस इज थैलेमस, और थैलेमस के नीचे वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस भी डू रिमेंबर फोर ब्रेन में ही आते हैं। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, फोर ब्रेन का मतलब सेरिब्रम समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। फोर ब्रेन में सेरिब्रम भी आता है, प्लस थैलेमस प्लस हाइपोथैलेमस, इन तीनों को मिलाकर बनता है हमारा फोर ब्रेन। ओके, जिसमें से थैलेमस और हाइपोथैलेमस को कलेक्टिवली, क्योंकि दोनों साथ साथ में यहाँ पर सेरिब्रम के नीचे की तरफ है, तो इनको कलेक्टिवली डायएनसेफेलॉन भी कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में ये टर्म दिया हुआ है। ठीक है, देन पिट्यूटरी ग्लैंड के रेफरेंस में, उसकी पोजीशन के रेफरेंस में। देन उसके अलावा अगर हम ब्रेन में फोर ब्रेन वाले पार्ट को हटा दें, तो ये जो पीछे आपको दिख रहा है इसको कहते हैं बच्चों हाइंड ब्रेन। अभी एक बार को मिड ब्रेन को छोड़ दो, तो हाइंड ब्रेन में भी 3 पार्ट्स आते हैं। पीछे की तरफ ये जो ट्री की तरह का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज सेरिबेलम, और आगे की तरफ ये जो 2 प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं उनमें से दिस इज पॉन्स एंड दिस इज मेड्यूला। मेड्यूला इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद स्पाइनल कॉर्ड, मतलब यूं कह लो कि मेड्यूला ही कंटिन्यू हो रहा है एज द स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? और इस फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में यहाँ पर जैसे बिल्कुल एकदम सेंटर में होता है ये। आपको ब्रेन में, आप ब्रेन को बाहर से देखेंगे तो आपको मिड ब्रेन दिखेगा नहीं, मिड ब्रेन भी नहीं दिखेगा, थैलेमस हाइपोथैलेमस कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि इन सबको सेरिब्रम ने रैप कर रखा है। जैसे आप वो चॉकलेट्स वगैरह नहीं खाते हैं, कई हैंडमेड, आजकल हैंडमेड चॉकलेट्स आते हैं जिनमें अंदर एक नट निकलता है, तो वो चॉकलेट ने कैसे उस नट को कवर कर रखा होता है, जब आप चॉकलेट को बाइट करते हो तो उसके अंदर से नट आपको दिखता है। तो बिल्कुल वैसे ही ये जो थैलेमस हाइपोथैलेमस और यहीं पर जो मिड ब्रेन होता है, इन सबको सेरिब्रम रैप करके रखता है। इसलिए एक्सटर्नली आपको ये स्ट्रक्चर्स ब्रेन में नहीं दिखते हैं। एक्सटर्नली आपको ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ बाहर से जो मेजर पार्ट नजर आता है ना, वो क्या होता है, वो होता है सेरिब्रम। फिर थोड़ा सा अगर हम साइड व्यू देखेंगे ब्रेन का, तो सेरिब्रम के अलावा हमें नीचे की तरफ यहाँ सेरिबेलम और पॉन्स और मेड्यूला दिखता है, अदरवाइज आपको बाकी स्ट्रक्चर्स ब्रेन में नहीं दिखेंगे। ठीक है,
तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। आप भी एक छोटा सा चार्ट बना के रख सकते हैं। इसमें मिड ब्रेन के कोई फर्दर पार्ट्स आपको नहीं पढ़ने हैं, और हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट्स मैंने आपको बता ही दिए, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला। उसमें भी ध्यान रखना, शॉर्ट में हम इनको पॉन्स और मेड्यूला बोलते हैं, बट इनके पूरे नाम है पॉन्स वेरोलाई एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। एंड ये जो सेरिबेलम वाला पार्ट है ना बच्चों, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। अगर आप ब्रेन के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे, देखो तो इसमें मेजर पार्ट दिख रहा है सेरिब्रम का, और बट ऑब्वियस सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट जो है दैट इज मेड अप ऑफ सेरिबेलम। बट नीट में सेरिब्रम एंड सेरिबेलम वर्ड को मिक्स मत कर देना, ठीक है। बहुत मिलते जुलते से वर्ड हैं, बट आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? चलिए अब हम इंडिविजुअली इन तीनों पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले फोर ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। फोर ब्रेन के बारे में क्या क्या दिया है एनसीईआरटी ने। देखो ब्रेन जो है ना बच्चों में बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और इसमें इतनी सारी टर्म्स, टेक्निकल डिटेल्स होती हैं। आपको पता है कि न्यूरोलॉजी एक अलग से ब्रांच है जिसमें एमबीबीएस के बाद स्पेशलाइजेशन करते हैं, बहुत टिपिकल कॉम्प्लेक्स ब्रांच होती है। तो यहाँ पर आप ये जो चीजें पढ़ रहे हो ना, ये 0.00001% भी नहीं है, बट जितना एनसीईआरटी में दिया है हमको उतनी ही नॉलेज लेनी है अभी, क्योंकि अभी हमारा मकसद है नीट क्रैक करना, ठीक है। मजा आता है डिटेल में पढ़ने में, जानने में ह्यूमन बॉडी को, बट वो मजा लेने के चक्कर में नीट रह गया तो फिर एमबीबीएस वैसे भी नहीं मिलने वाला, है ना। तो ज्यादा अच्छा है कि जिस टाइम पर जो टारगेट दिया गया है उसी पर फोकस्ड रहकर हम चीजों को पढ़ें, और फिर जब उस मंजिल की तरफ जाएंगे कि हाँ भाई अब एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया, फिर जितना मन हो उतना पढ़ना, ठीक है। चलिए, तो द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 चीजें होती है फोर ब्रेन में, मैंने आपको बताया, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। सेरिब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, इवन आप यहाँ पे लिख दो, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। और यहीं पर आप ये भी लिख लो, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस को मिलाकर कहते हैं डायएन्सेफेलॉन, डायएन्सेफेलॉन, ठीक है। सो सेरिब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। अब सेरिब्रम का स्ट्रक्चर समझना तुम, जैसे मैंने तुमको उस दिन कहा था ना लास्ट सेशन में कि जो हमारा ब्रेन है वो बिल्कुल अखरोट की तरह होता है। तो जैसे अखरोट में आपने देखा है 2 लोब्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारे ब्रेन में जो मेजर पार्ट आपको दिख रहा है सेरिब्रम, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स, ओके। ईच हाफ को कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और ये जो 2 हाफ है ये क्लियर कट, अगर आप ऊपर से ब्रेन को देखोगे ना ऐसे सामने से, तो यहाँ पर क्लियरली एक फिशर होती है लंबी सी, जिसको लॉन्जिट्यूडनल फिशर कहते हैं, आपके बुक में नाम नहीं दे रखा। ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो क्या ये जो डिवीजन है ये बिल्कुल आर पार है, मतलब दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर बिल्कुल एक दूसरे के कनेक्शन में नहीं है क्या? ऐसा नहीं है बच्चों। ये जो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना, ये जैसे आपको ये ऊपर दिख रहा है, नीचे की तरफ अंदर की तरफ आप जाओगे तो अंदर कुछ नर्व फाइबर्स का ट्रैक होता है जो इनको आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। तो यस, दे आर कनेक्टेड विद ट्रैक ऑफ फाइबर्स, और उस कनेक्शन के लिए टर्म यूज करते हैं कॉर्पस कैलोसम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इस पे नीट में कई बार क्वेश्चन आया है, आप इसको डायग्राम में ही हाईलाइट कर दो। यानी अगर मैं ऐसे लैटरली ब्रेन को देख रही हूं तो ये आपको एक लोब दिख रहा है, यहाँ पर एक लोब और होगा 2D में, 3D में इमेजिन करो, और उन दोनों को कनेक्ट करता हुआ ये जो आपको टिश्यू दिख रहा है ना, ये इन 2 लोब्स को कनेक्ट कर रहा है। दिस टिश्यू इज द कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। तो आप इसको लिख दो, इट इज द कनेक्शन बिटवीन 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और ये जो कॉर्पस कैलोसम है ना बच्चों, ये व्हाइट कलर का ही दिखता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि हमारे ब्रेन में अगर आप एक्सटर्नली देखोगे तो आपको दिखेगा ग्रे मैटर, ग्रे मैटर का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सेल बॉडीज, और बीच में सब जगह आपको दिखेगा व्हाइट मैटर। तो अगर 2 सेरिब्रम आपस में कनेक्टेड है तो यहाँ सेंट्रली कनेक्टेड है वो, तो इसलिए कॉर्पस कैलोसम भी व्हाइट फाइबर्स यानी माइलिनेटेड फाइबर्स का ही एक ट्रैक है, ठीक है। क्लियर? तो देखें क्या लिखा है एनसीईआरटी में, अ डीप क्लेफ्ट, क्या कहते हैं इस क्लेफ्ट को? दिस इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडनल फिशर। अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स द सेरिब्रम लॉन्जिट्यूडनली इनटू 2 हाफ्स। ये लॉन्जिट्यूडनली डिवाइडेड, ऐसे ट्रांसवर्स डिवाइडेड नहीं है, ठीक है। which are termed as the left and right cerebral hemisphere. The hemispheres are connected by a track of nerve fibers called corpus callosum. Very important structure, you know. ये जो corpus callosum है ये दोनों हेमिस्फीयर्स के को बीच में से कनेक्ट कर रहा है, और ये जो हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं इनसे जो फाइबर्स जाते हैं ना ऐसे क्रॉस में होता है। क्यों?
क्योंकि फाइबर्स इसलिए क्रॉस में होते हैं क्योंकि हमारा जो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, शायद आपने सुन भी रखा होगा कि हमारा जो ब्रेन का लेफ्ट पार्ट है वो हमारी बॉडी के राइट पार्ट को, और जो हमारे ब्रेन का राइट पार्ट है वो हमारी बॉडी के लेफ्ट पार्ट्स को कंट्रोल करता है। तो सेरिब्रम में जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो वाइस वर्सा है, राइट लेफ्ट को और लेफ्ट राइट को कंट्रोल करेगा। क्लियर? द लेयर ऑफ सेल्स, बहुत मैंने कहा ना, बहुत एक एक पॉइंट दिया है, बस आपको बिल्कुल भी डिटेल में नहीं गए हैं इन चीजों के। नाउ द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर्स द सेरिब्रल हेमिस्फेयर, यानी जो पेरिफेरल रीजन पे जो है उसको कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और ये कैसा दिखता है? इट इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स, बिल्कुल अखरोट के सरफेस की तरह ये जो सरफेस है वो फोल्डेड है, उसमें पूरे में एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस है, ठीक है। एंड दिस सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर्ड एज ग्रे मैटर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ग्रे मैटर क्यों है? ये ग्रे क्यों दिखता है? ग्रेइश कलर की वजह से। क्यों ग्रेइश कलर दिखता है? क्योंकि सेल बॉडीज आर कॉन्सेंट्रेटेड हेयर, यानी जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है उसमें जो साइटोन वाला पार्ट है, साइटोन और डेंड्राइट, जहां मायलिन शीट नहीं होती, वो पूरा सेरिब्रल के कॉर्टेक्स में सिचुएटेड है, और उनके जो फाइबर्स हैं वो फिर बीच में आ रहे हैं। फाइबर्स यानी उनके जो एक्सॉन हैं जो जनरली माइलिनेटेड होते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस इज ग्रे इन कलर। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर लेना बच्चों, इसमें लिखा नहीं है बट कई बार पूछ लेते हैं, ये जो फोल्ड्स है ना ब्रेन में, प्रोमिनेंट फोल्ड्स, इनको कहते हैं गायराई एंड सल्काई, जिसमें से सल्कस मतलब आप समझते हो ना, सल्कस मतलब किसी चीज में पड़ा हुआ डिप्रेशन, दरार, तो सल्काए जो है वो कहते हैं डिप्रेशंस को, और गायराए है उसको कहते हैं एलिवेशंस को, ठीक है ना। जो ऊपर की तरफ आ रहा है फोल्ड वो एलिवेशन, गायराए जो अंदर जा रहा है वो सल्काई या डिप्रेशन। ओके, और इनकी वजह से क्या होता है, इन्हीं गायराए एंड सल्काई की वजह से सरफेस एरिया बढ़ गया है ब्रेन का, जिससे उसमें ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। सिंपल, ठीक है। नाउ ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का पूरा रीजन है ना, इसके लिए कह रहा है कि दिस सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन सम मोटर एरिया, यानी कुछ ऐसे जोन्स हैं जिनसे हमारी मसल्स को सिग्नल्स जाएंगे, तो वो हुए मोटर एरिया। सम आर द सेंसरी एरिया, सेंसरी एरिया मतलब जो सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल रिसीव करने वाले न्यूरॉन्स हैं वो सेंसरी एरिया बनाएंगे। एंड जिसपे नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, एंड देयर आर सम लार्ज रीजन्स दैट आर neither sensory nor motor in function, but these regions are called association areas, क्योंकि ये वो एरियाज होते हैं, मतलब तुम समझ रहे हो बात को। अगर मैं तुम्हें जस्ट वैसे एक स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू बताऊं, तो अगर ये सेरिब्रम है तो हम कह रहे हैं कि सेरिब्रम का ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है कॉर्टेक्स वाला पार्ट, इसमें पूरे में क्या है, सेल बॉडीज हैं। बट ऑब्वियस जहाँ पे सेल बॉडीज हैं वहां पे डेंड्राइट्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये तो हमको दिख रहा है ग्रे कलर का, कैसा दिख रहा है, ग्रे कलर का, ग्रे मैटर, या इसी को आप क्या कहते हो, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और इन्हीं एक्सॉन्स के, मतलब सॉरी, इन्हीं साइटॉन्स के जो माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, देखो वो ये जा रहे हैं क्या, इस तरह से। अब मैंने जस्ट समझाने के लिए बना रही हूँ, ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये अंदर से, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा, ये जो इंटरनल रीजन है, इस पूरे को कहेंगे बच्चों व्हाइट मैटर। क्या कहेंगे, व्हाइट मैटर। या जैसे उसको कॉर्टेक्स कहा, इसको आप मेड्यूला भी कह सकते हो, बट क्योंकि ब्रेन में मेड्यूला टर्म बाद में आती है ना, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में, तो जनरली इतना कॉमनली इसको यहाँ पे यूज नहीं करते। तो ये व्हाइट मैटर हो गया, सेरिब्रम का इनर सेरिब्रम हो गया, यूं समझ लो इसको। मेड्यूला की जगह तुम कंफ्यूज हो गए, मैं लिख देती हूँ इनर सेरिब्रम, दिस इज द इनर सेरिब्रम, ठीक है। देन अब ये कह रहा है कि ये जो ग्रे मैटर है ना, कॉर्टेक्स वाला एरिया है, इस कॉर्टेक्स वाले एरिया में कुछ रीजन्स तो ऐसे हैं, मान लो मैं उनको ग्रीन कलर से बना देती हूँ, कुछ रीजन्स तो ऐसे हैं जो कैसे हैं, जो सेंसरी एरिया से इनपुट रिसीव करते हैं, तो इनको बोलते हैं सेंसरी एरिया। कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो मसल्स को सिग्नल्स भेजते हैं, उनको क्या देते हैं, मोटर एरिया। और ज्यादातर कई सारे बड़े बड़े ऐसे जोन्स हैं इसमें पूरे कॉर्टेक्स में, जो ना तो सेंसरी फंक्शन कर रहे हैं, ना कॉर्टेक्स ना मोटर फंक्शन कर रहे हैं, बल्कि इनको कहते हैं एसोसिएशन एरियाज, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, एसोसिएशन एरियाज। क्या खासियत है एसोसिएशन एरियाज की, क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। दे आर नीदर सेंसरी नॉर मोटर, ना तो ये सेंसरी है ना ये मोटर है,
ऐसे मत कर देना बोथ सेंसरी एंड मोटर, जनरली हमें ऐसा ही लगता है कि ये सेंसरी है मोटर है तो ये दोनों होंगे, नहीं, ये ना तो सेंसरी है ना मोटर है, बल्कि ये क्या है, ये हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे फंक्शंस करते हैं जिनको आप ना सेंसरी में रखोगे ना मोटर में, जैसे कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक, जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं, इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मान लो एक सेंसरी को दूसरे सेंसरी से कुछ भी कम्युनिकेट करना है तो उसमें हेल्प करते हैं, जो हमारी मेमोरी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो मेनली ये जो एरियाज हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। आप तो ऐसे याद रखो कि दीज एरियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? तो सेरिब्रम के स्ट्रक्चर को इस तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन किया, और इसके अलावा सेरिब्रम जो है वो 2 लोब्स में डिवाइडेड तो है ही, बाय लॉन्जिट्यूडनल फिशर, अंदर इंटरनली जुड़ा हुआ है, बाय लॉन्जिट्यूडनल ट्रैक ऑफ फाइबर्स जिसको आप कहते हो कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, समझ में आ गया आपको सेरिब्रम का स्ट्रक्चर। नाउ आगे लिखा है, ये तो कॉर्टेक्स की बात हो गई, अब उसके बारे में भी लिखा है माइलिनेटेड जोन के बारे में, फाइबर्स ऑफ द ट्रैक are covered with myelin sheath, normally myelinated होते हैं न्यूरॉन, which constitute the inner part of cerebral hemisphere, they give an opaque white appearance or to the layer, hence it is called white matter। क्या कहते हैं इसको? white matter, ठीक है, बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? फोरब्रेन का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया। फोरब्रेन में अभी हमने सिर्फ सेरिब्रम वाले पार्ट का स्ट्रक्चर कवर किया है। नाउ अब इन्होंने थोड़ा सा थैलेमस के बारे में बताया, बट उससे पहले मैं एक एडिशनल चीज यहाँ पे और बताऊंगी आपको बच्चों कि ये जो हमारा सेरिब्रम वाला पार्ट होता है ना, तो इस सेरिब्रम को कई तरह से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे एक तो अभी हमने देखा कॉर्टेक्स और मेड्यूला, एक हमने कहा कॉर्टेक्स में फंक्शनल बेसिस पे सेंसरी, मोटर और इंटर एसोसिएशन एरिया हो गए। इसी तरह इस पूरे कॉर्टेक्स को 4 जोन, कॉर्टेक्स को नहीं पूरे सेरिब्रम को 4 लोब्स में डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन द क्रेनियल बोन, कि जैसे यहाँ पर आपको ध्यान है क्रेनियम था, हमने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा था, तो फ्रंट पे फ्रंटल बोन थी, तो फ्रंटल बोन के नीचे वाले पार्ट का नाम दे दिया फ्रंटल लोब। यहाँ ऊपर पैराइटल बोन थी, तो ब्रेन में वो जो लोब्स हैं वो हो गए पैराइटल लोब। कान के ऊपर यहाँ टेम्पोरल बोन थी, तो इसके पैरेलल में हो गया टेम्पोरल लोब, और सबसे पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल बोन थी, तो उसके लेवल में हो गया ऑक्सीपिटल लोब। तो हमारे इस पूरे ब्रेन को, मतलब ब्रेन के सेरिब्रम को 4 जोन्स में डिवाइड किया गया है। कौन से 4 जोन? फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, सबसे पीछे ऑक्सीपिटल लोब, और यहाँ लेटरली टेम्पोरल लोब। ये 4 नाम कई बार नीट में आ जाते हैं, ठीक है। और ये कोई ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं है कि हमको ब्रेन में क्लियर कट दिखेगा कि भाई हाँ यहाँ पर फ्रंटल लोब खत्म हो रहा है या पैराइटल शुरू हो रहा है। ये एक फंक्शनल टाइप का क्लासिफिकेशन है, आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं, बट इन चारों की अलग अलग फंक्शंस हैं। जैसे मैं आपको जस्ट एग्जांपल देती हूँ कि हमारी जो सोचने समझने वाली एक्टिविटीज होती है ना, जैसे हम जनरली ये एक्शन करते हैं सोचने के लिए, तो जो सोचने समझने वाली हर वो एक्टिविटी जिसमें हमारा इंटेलेक्ट जरूरी है, जिसमें हमारा इंटेलिजेंस चाहिए, IQ यूज होगा, या जो हमारे वॉलंटरी एक्शंस हैं जिनको हम सोच समझ के करते हैं, वो सब फ्रंटल लोब से होते हैं। तो जो हमारा फ्रंटल लोब है, इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, जो भी आप कुछ पढ़ते हो, समझते हो, फिर एग्जाम देते हो, हर वो काम जिसमें आपकी समझ, आपका IQ, आपका इंटेलिजेंस चाहिए, वो आपका फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है, एज वेल एज योर वॉलंटरी एक्शंस। तो आपके जो भी मेजर वॉलंटरी एक्शंस हैं, आपकी स्केलेटल मसल्स, चलना फिरना, लोकोमोशन, ये सब किसके कंट्रोल में है? आपके सेरिब्रम के फ्रंटल लोब के कंट्रोल में, ठीक है। देन ये जो आपका पैराइटल लोब है ना, ये पैराइटल लोब मेनली रिलेटेड होता है TTT से। जैसे टच, कोई भी चीज का जो टच का सेंसेशन होता है वो ये करवाता है, टेस्ट का सेंसेशन हमें देता है, और कौन सी चीज गर्म है या ठंडी है, टेम्परेचर को सेंस कराना भी इसी का काम होता है। प्लस P फॉर पेन, पेन सेंसेशन भी करवाता है। मतलब ये एक तरह से मेनली सेंसेस को रिसीव करने का काम कर रहा है ना, चाहे वो सेंस पेन हो, टच हो, टेस्ट हो, टेम्परेचर हो। तो मेजर जो हमारे सेंसेस हैं उनके जो इनपुट्स जाएंगे वो किस में जाएंगे? पैराइटल लोब में जाएंगे, ठीक है। देन इसी तरह अगर हम ऑक्सीपिटल लोब की बात करें, तो जो ऑक्सीपिटल लोब है ये बच्चों रिस्पॉन्सिबल होता है विजन के लिए। किसके लिए? विजन के लिए। विजन के जो इनपुट्स है ना देखने के, वो ऑक्सीपिटल लोब, ऐसे ऑक्सीपिटल लोब पीछे है बट एकदम पैरेलल ऐसे सामने की तरफ आईज, तो ये आईज से रिलेटेड है, ठीक है। O फॉर ऑप्टिक, तो ऑक्सीपिटल इज रिलेटेड टू द ऑप्टिक, विजन से रिलेटेड है, क्लियर। एंड ये जो हमारा टेम्पोरल लोब है,
है ना। ये जो हमारा टेम्पोरल लोब है ये मेनली रिलेटेड होता है बच्चों ऑडिटरी से। किससे रिलेटेड होता है? ऑडिटरी से। जो हमारे ऑडिटरी सेंसेस होते हैं, जो सुनने की वेव्स रिसीव होती है, उनका जो भी मैनिपुलेशन वगैरह होता है वो होता है टेम्पोरल लोब में। तो ये तो मैंने तुमको बहुत बहुत जरा से फंक्शंस बताए हमारे ब्रेन के, बस जस्ट ये बताने के लिए कि सेरिब्रम फंक्शनली भी अलग अलग लोब्स में डिवाइडेड है। अब इनमें भी फर्दर बहुत सारे एरिया होते हैं कि कौन सा एरिया क्या करेगा। जैसे हाँ, यहाँ पर हमारा एक स्पीच एरिया भी होता है, फ्रंटल लोब में हमारा एक स्पीच एरिया भी होता है। और जब हम बोलते वक्त हम जैसे ऐसे कॉम्प्रीहेंशन, जैसे आप नहीं पढ़ते ग्रामर में कॉम्प्रीहेंसिव, तो कॉम्प्रीहेंशन मतलब कि बोलते वक्त चीजों को रिलेट करना कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, वो करता है टेम्पोरल लोब। तो स्पीच एरिया तो यहाँ है, लेकिन स्पीच का जो कॉम्प्रीहेंशन होता है वो टेम्पोरल लोब करता है। तो मतलब जस्ट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं ब्रेन के फंक्शन, बट यस बहुत ही तरीके से चीजें डिवाइडेड है कि किस जोन को पर्टिकुलरली क्या करना है, जो कि बाद में मेडिकल में पढ़ा जाता है। ठीक है, बट आपको एक बेसिक आइडिया लग गया सेरिब्रम के क्या फंक्शंस है, क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं भी सेरिब्रम के फंक्शंस नहीं दिए हैं, बट ये हमारा इतना मेजर पार्ट है, इतने सारे फंक्शंस करता है, तो वी मस्ट नो अबाउट देयर फंक्शंस। ठीक है, क्लियर। तो अब चाहो तो बस एक छोटा सा तो डायग्राम बनाकर एनसीईआरटी में चिपका देना, ये वाला सेरिब्रम को 4 लोब में डिवाइड कर देना, और इन चारों लोब के जो मेन फंक्शन मैंने आपको बताए वो आप लिख लेना। ठीक है, क्लियर। अब अभी फोर ब्रेन खत्म नहीं हुआ ना, इस सेरिब्रम को जब हम हटाएंगे तो इसके अंदर निकलेगी वो नट, जैसे चॉकलेट के अंदर निकलता है वो नट, क्या है? थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो क्या लाइन लिखी है यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, द सेरिब्रम रैप अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द थैलेमस। ठीक है, एंड थैलेमस का क्या फंक्शन है बच्चों? सिंपली थैलेमस छोटा सा रीजन होता है बीचों बीच, ठीक है, वो सिंपली कोऑर्डिनेटिंग सेंटर की तरह काम करता है, रिले सेंटर की तरह काम करता है, कि सेरिब्रम से जो भी सिग्नल्स नीचे आएंगे या नीचे से जो भी सिग्नल सेरिब्रम की तरफ जाएंगे वो थैलेमस से होते हुए ही जाते हैं। सो इट इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। क्या है ये? कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है सबके लिए, चाहे फिर वो सेंसरी सिग्नल हो चाहे वो मोटर सिग्नल्स हो। क्लियर। और कुछ नहीं पढ़ना आपको थैलेमस के बारे में। उसी थैलेमस के जस्ट नीचे जो एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये थैलेमस वाला रीजन हो गया, तो इसी थैलेमस के जस्ट नीचे होता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके फंक्शंस नीट में कॉमनली पूछे जाते हैं, दैट इज हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस पोजीशन क्या है इसकी? इट लाई एट द बेस ऑफ द थैलेमस। क्या करता है हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस कंटेन अ नंबर ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल, क्या क्या करता है? देखो मैंने आपको शुरू में भी बताया था, शायद ब्रेन जब पढ़ाना स्टार्ट किया था, कि हमारी बॉडी में जो हमारी भूख प्यास को कंट्रोल करता है वो हाइपोथैलेमस है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला भी हाइपोथैलेमस है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। वैसे हमारी मास्टर ग्लैंड कौन है? पिट्यूटरी। यू नो पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होती है, ये देखो दिखाई भी है यहाँ पर आपको। ये अगर आपका हाइपोथैलेमस है तो उसके नीचे एक स्टॉक है, और इस स्टॉक से जुड़ी हुई एक मटर के दाने के साइज की छोटी सी ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, बट ये है तो बड़ी छोटी, बट इसके काम बहुत सारे हैं। इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये ऐसे हार्मोन्स बनाती है जो हमारी बॉडी की बाकी की ग्लैंड्स को सिग्नल देती है कि भाई अब किस ग्लैंड को क्या करना है। लेकिन इस पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर कौन है? इसका मास्टर है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को सिग्नल्स कैसे देता है? यू नो, बाय सिक्रीटिंग द हार्मोन्स। तो कितनी अजीब बात है, हमें लगेगा कि यार हाइपोथैलेमस तो ब्रेन का पार्ट है, तो वो तो न्यूरॉन्स का बना होना चाहिए, बिल्कुल न्यूरॉन्स का बना है, बट यहाँ पर हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन्स भी सिक्रीशन का काम कर रहे हैं, न्यूरॉन्स भी हार्मोन्स बना रहे हैं जस्ट लाइक अ ग्लैंड। तो ऐसी सेल्स को बोलते हैं न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस में सिंपली न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होती हैं जो तरह तरह के हार्मोन्स बनाकर कहाँ भेजती हैं? पूरी बॉडी में नहीं, उसको सिर्फ किसे सिग्नल देना है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। भाई ये डायरेक्टर है, ये प्रिंसिपल है, और ये बाकियों को सिग्नल अपने आप दे देगा। तो डायरेक्टर को तो बस प्रिंसिपल को बताना है ना। तो हाइपोथैलेमस किसको सिग्नल देता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। आप इस डायग्राम में लेबल कर सकते हो, ये जो आपको ग्लैंड दिख रही है दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का एक फंक्शन एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड भी है, विच यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, तो कौन कौन से फंक्शंस पढ़े भाई हमने, देखें जरा यहाँ पर। एक तो ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, दूसरा अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, भूख या प्यास लग रही है उसको फील कराता है। It also contain several group of neurosecretory cells, very very important, highlight कर लो इसे, neurosecretory cells which secrete hormones।
तो हाइपोथैलेमस हॉर्मोन्स भी सिक्रीट करता है, जिनको सिंपली हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे, इनमें रिलीजिंग हॉर्मोन्स भी होते हैं और इनमें इनहिबिटरी हॉर्मोन्स भी होते हैं। अगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड को पॉजिटिव सिग्नल देंगे तो रिलीजिंग हॉर्मोन्स, अगर नेगेटिव सिग्नल देंगे तो इनहिबिटरी हॉर्मोन्स। ठीक है, क्लियर? देन द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अच्छा, अब ये क्या दे दिया इन्होंने यहाँ पर? अब देखो, मैंने तुम्हें कहा ना कि ब्रेन को समझना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अब हमारे ब्रेन में क्या होता है कि हम कह रहे हैं, जैसे इस डायग्राम से समझना, एक टर्म दे रखी है लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम। ये क्या होता है? सी, जैसे आपको इस वाले डायग्राम में ये जो ग्रीन कलर वाला जोन दिखाया ना, ग्रीन कलर वाला जोन, ठीक है, फिर उसके नीचे ये पर्पल कलर से कुछ दिखाया है, इसको हिप्पोकैम्पस लिखा है। हिप्पोकैम्पस तो हम कहाँ फिशेज में पढ़ते हैं, दरियाई घोड़ा, सी हॉर्स, बोनी फिश है, वन ऑफ द बोनी फिश है ना। वैसे सेम वही टर्म यूज की गई है ब्रेन के एक पर्टिकुलर जोन के लिए। फिर यहाँ पर आपको ये ब्लू कलर का सा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको लिखा हुआ है अमाइगडेला, ठीक है, अमाइगडेलॉइड। तो ऐसे ना बहुत सारी मैमिलरी बॉडी हो गया, छोटे छोटे पता नहीं कितने सारे स्ट्रक्चर्स हैं हमारे ब्रेन में। हमें सारे तो नहीं पढ़ने, लेकिन हमारी बुक में एनसीईआरटी में एक लिम्बिक लोब के बारे में दिया हुआ है। व्हाट इज लिम्बिक लोब? ये कोई अलग से एक पर्टिकुलर रीजन नहीं है, बल्कि जो हमारा सेरिब्रम का इनर पार्ट है, ये हमारा सेरिब्रम है, ये तो इसका कॉर्टेक्स वाला पार्ट हो गया, ये इसका कहीं इनर पार्ट हो गया। तो जो हमारे सेरिब्रम का इनर पार्ट है उसके कुछ स्पेशल रीजन्स, जैसे कि अमाइगडेलॉइड, हिप्पोकैम्पस, पूरा इनर पार्ट नहीं, उस इनर पार्ट के भी कुछ स्पेशल रीजन्स, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? इनको लिम्बिक लोब कहा जाता है। क्योंकि इनको इसलिए अलग से कैटेगराइज करते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस मेंटेन करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट फंक्शन तुम्हें पता है क्या, जिसकी तुम्हें नीट की तैयारी के वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है? मोटिवेशन। तो आपको जो मोटिवेटेड फील होता है, जो मोटिवेशनल फीलिंग आती है, कुछ भी इंस्पायरिंग स्टोरी सुनकर, कुछ अच्छा करके, है ना, रिवॉर्डिंग फील होता है, ये सारा आपको आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट कराता है? आपको लिम्बिक लोब कराता है। मोटिवेशन से जुड़े हैं इमोशंस, तो मोटिवेशन के साथ साथ जो भी हमारे इमोशंस हैं, कोई भी, किसी पे गुस्सा आ रहा है, किसी पे प्यार आ रहा है, किसी के साथ झगड़ा कर लिया, किसी को से बदला लेने का मन कर रहा है, एनी ऑफ द इमोशन, लव, फियर, रेज, है ना, ये सब भी कौन कंट्रोल करता है? आपका लिम्बिक लोब। तो मोटिवेशन और इमोशन इन दोनों के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है ही, पर ये अकेला नहीं करता ये काम, ये सारे काम ये हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर करता है। तो हाइपोथैलेमस का एक फोर्थ फंक्शन और याद रखना है तुम्हें, तीन तो अभी हमने पढ़े ही, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, भूख प्यास को, थर्स्ट और हंगर को रेगुलेट करता है, प्लस हार्मोन सिक्रीट करता है, और चौथा काम लिम्बिक लोब के साथ मिलकर लिम्बिक लोब के फंक्शंस भी करवाता है। और लिम्बिक लोब के फंक्शन क्या बताए मैंने तुम्हें? मोटिवेशन एंड इमोशन, दो तो तुम ये याद रखोगे। इसके अलावा एल फॉर लिम्बिक लोब है ना, तो एल फॉर तुम्हें लिबिडो भी याद रखना है। व्हाट इज लिबिडो? लिबिडो कहते हैं बच्चों सेक्सुअल बिहेवियर को, जो भी मेल्स का फीमेल्स का सेक्सुअल पैटर्न होता है वो कौन कंट्रोल करता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लिम्बिक लोब, ठीक है। हालांकि हम कहते हैं कि सेक्सुअल बिहेवियर सेक्सुअल हार्मोन्स पे भी डिपेंड करता है, तो आप पढ़ोगे हार्मोन वाले चैप्टर में कि जो जैसे मेल में टेस्टोस्टेरॉन है, तो वो टेस्टोस्टेरॉन सीएनएस के इसी लिम्बिक लोब पर अफेक्ट करेगा, उसको इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से लिबिडो डिसाइड होगा, ठीक है। तो ये लिबिडो भी डिसाइड करता है, प्लस एक और एल याद रखना है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। जो हम चीजें पढ़ते रहते हैं, बार बार रिवाइज करते रहते हैं, जिन लोगों से हम रोज मिलते हैं, रोज जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, वो हमें हमेशा याद रहते हैं, वो एक उनके लिए ब्रेन में एक लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है। मतलब अगर आप बचपन में मान लो बहुत साल जिन दोस्तों के साथ खेले हो, अब आप कहीं दूर भी चले गए हो, तो वो आपको याद रहेंगे। इवन आज से 15-20 साल बाद भी आप उन्हें मिलोगे एकदम से, तो आपको हल्की फुल्की धुंधली याद उनसे रिलेटेड जरूर आ जाएगी, है ना। या अगर बहुत अच्छे फ्रेंड है तो बहुत अच्छे से याद रहेंगे। तो ये जो आपके बॉडी में लॉन्ग टर्म मेमोरी है, ब्रेन में लॉन्ग टर्म मेमोरी है, उसके लिए भी लिम्बिक लोब ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो लिम्बिक लोब के पहले तो लिम्बिक लोब क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। व्हाट इज लिम्बिक लोब? The inner part of cerebral hemisphere, inner part of cerebrum, and a group of associated deep structure, inner part of cerebrum plus उसी inner part से जुड़े कुछ deep structures जैसे कि amygdala, hippocampus, etc. form a complex structure called limbic lobe or limbic system. ओहो, गड़बड़ हो गई। लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम, ठीक है, अभी चला गया, कोई बात नहीं, इसमें जो मेन चीजें हैं वो तुम हाईलाइट कर लेना। ओके, एक मिनट रुको जरा, हमने पढ़ा था सेरिब्रम, थैलेमस, सेंसरी सिग्नल्स, मोटर सिग्नल्स,
देन हाइपोथैलेमस के फंक्शंस, तो उसमें हो गया फर्स्ट बॉडी टेम्परेचर, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, देन हॉर्मोन्स जिसमें हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स के दो टाइप्स हो गए, ठीक है। नाउ क्या पढ़ रहे थे हम कि जो व्हाट इज लिम्बिक लोब, द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स, कौन कौन से डीप स्ट्रक्चर, जैसे कि अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस और एक्सेट्रा लिखा है, यानी और भी आते हैं इसमें, ये सब मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं विच इज कॉल्ड लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। एंड ये क्या करता है, देखो लिखा है along with the hypothalamus, ये लिम्बिक लोब हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर इन्वॉल्व इन द लिबिडो, दैट इज रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, यहाँ लिख लो इट इज कॉल्ड लिबिडो, लिखा होगा लिबिडो लिख लो वरना, ठीक है। देन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, जो भी आपके इमोशंस हैं, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, प्लस मोटिवेशन, एंड एक मैंने ऐड करवाया लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, इन सारे फंक्शंस के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है, लिम्बिक लोब प्लस हाइपोथैलेमस। बट आप ये मत समझ लेना कि हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ लिम्बिक लोब, नहीं, हाइपोथैलेमस लिम्बिक लोब में नहीं आता, लिम्बिक लोब में तो इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रम आता है, प्लस ये कुछ डीप स्ट्रक्चर्स आते हैं जैसे अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस वगैरह। हाइपोथैलेमस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लिम्बिक लोब, बट यस इट हेल्प इन द फंक्शंस ऑफ लिम्बिक लोब। क्लियर, समझ में आ गया लिम्बिक लोब क्या करता है। तो ये हुआ आपका फोर ब्रेन के बारे में कि फोर ब्रेन ने क्या क्या किया, ठीक है।